मेरा नाम है उमर अशरफ और आप देख रहे हैं हेरिटेज टाइम्स। हेरिटेज टाइम्स इस वक्त मौजूद है सरजमीन अवध में। अवध का मतलब हुआ लखनऊ। और अभी हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ पे आप हमारे पीछे एक इमारत देख रहे हैं, ये नवाब दौर की निशानी है, जब यहाँ पर नवाबों की हुकूमत थी। तकरीबन अवध रियासत को पूरे 300 साल हो गए हैं। बुरहानुल मुल्क नवाब सआदत अली खान ने 1722 में एज ए नवाब यहाँ पर हुकूमत शुरू की थी। शुरुआती दौर में वो मुग़ल गवर्नर की हैसियत से या सेमी आज़ाद कह सकते हैं कि हैसियत से वो यहाँ पर हाकिम थे, हुकूमत कर रहे थे। बाद में ये रियासत आज़ाद भी हो गई, फिर अंग्रेज़ों की नज़र भी हो गई। तो इस पर बहुत सारे गवर्नर, बहुत सारे यहाँ के बादशाह, बहुत सारे यहाँ पर के नवाब हुए, जिसमें शुरुआत बुरहानुल मुल्क नवाब सआदत अली खान निशापुरी से होती है, जिन्होंने यहाँ पर 1722 से हुकूमत करना शुरू किया था। और 1856 में नवाब वाजिद अली शाह के गिरफ्तारी के साथ इस रियासत की बुनियाद ख़त्म हो जाती है, यह रियासत का डाउनफॉल हो जाता है। और 1857 में इस पूरे इलाक़े ने जो ज़ोर आजमाइश की अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, वो एक इमॉर्टल चीज़ हिंदुस्तान की हिस्ट्री में हो चुकी है। यानी 1857 में बेगम हज़रत महल की क़यादत में यहाँ पर लोगों ने अंग्रेज़ों की भरपूर मुखालफत की और उसकी एक अलग ही कहानी है। तो आज यहाँ पर हम मौजूद हैं, ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पे क्लॉक टावर है, यहाँ पे इमाम बाड़ा है, बड़े इमाम बाड़े, छोटे इमाम बाड़े, हुसैनाबाद का इलाका है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर के गाइड हैं अब्बास साहब, उनसे बात की, उन्होंने यहाँ पर की बेसिक हिस्ट्री बताई है। तो सुने आप उनकी ज़बानी अवध की कहानी। कि अवध जो हमारा था, ये सरज़मीन अवध जो उस वक्त कहलाता था 25 शहरों पर मुश्तमिल था, जिसमें से लखनऊ के आसपास के शहरों को गिना जाता था, जिसमें आपका बनारस आता था, इलाहाबाद आता था, और इसके अलावा जो है फतेहपुर आता था। इधर आप जब बढ़ेंगे अलीगढ़ की तरफ जाएंगे, कन्नौज आता था, मुरादाबाद से पहले आता। तो ये 25 शहरों पर मुश्तमिल ये एक ख़ित्ता हुआ करता था, जिसे आज़ाद तौर के ऊपर 1722 में हमारे ईरान से तशरीफ़ लाए थे नवाब सआदत खान साहब, उन्होंने इसको आबाद किया। और जहाँ तक रहा सवाल आपका ये कहने का कि मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन था, तो मैं आपको कह दूँ कि मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन तो नहीं था। हाँ, उस तरफ ये चल रहे थे डिक्लाइन की तरफ, लेकिन डिक्लाइन नहीं हुआ था, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीले उस वक्त में मुग़ल के एम्पायर हुआ करते थे। उन्होंने ही इनको अपॉइंट किया था एज ए गवर्नर इस खत्ते के ऊपर। तो ये आज़ाद रियासत कहलाई 25 शहरों पर जो मुश्तमिल हुआ करती थी। तो जब ये तशरीफ़ लाए और इन्होंने लाने के बाद इसको इस तरीके से जो है आबाद किया कि अवध का नाम पूरी दुनिया में जाना जाने लगा। तो उसमें नवाब सआदत खान साहब ने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसके ज़रिए जो है अवध को जाना गया। जैसे कि यहाँ पर हुकूमत उस वक्त छोटे छोटे ख़ित्तों में बादशाहत हुआ करती थी, उनको सबको कंट्रोल में लिया। एक यहाँ पर उन्होंने जिसको टैक्सेस का इम्प्लीमेंट कहा जाता है, टैक्सेस को इम्प्लीमेंट किया, जिससे यहाँ पर राजस्व आने लगा, जिससे ग्रोथ होने लगी। तो ये खुशहाल होने लगा एरिया। लेकिन जाहिर सी बात है कि अंग्रेज़ी हुकूमत जो उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हिंदुस्तान में आ चुकी थी, उसका धीरे धीरे जाल फैल रहा था। उसी सिलसिले से जब प्लासी की लड़ाई लड़ी गई बंगाल की सरज़मीन के ऊपर, तो उसमें इनकी हार ने, बंगाल जो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की हार ने ये अवध की बुनियादों को खोखला करने का एक रास्ता दे दिया था। उसी के बाद जब इनका हेडक्वार्टर कलकत्ता में बन गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, उधर मुग़ल भी कमज़ोर होते चले जा रहे थे। तो यहाँ पर 1764 में एक लड़ाई लड़ी गई थी, जिसे बक्सर की लड़ाई के नाम से जाना गया। तो यहीं से जो है अंग्रेज़ों ने इसको ज़वाल पज़ीर करने की पूरी कोशिश की और नई नई चालों के साथ इसको नुकसान पहुँचाते रहे। तो हालांकि सआदत खान साहब के बाद मंसूर अली ख़ान रहे। मंसूर अली ख़ान साहब ने काफ़ी काम किया अवध के लिए, इसको संभाला। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो टैक्टिक्स हुआ करती थी, उसके ज़रिए जो है अवध को ज़वाल पज़ीर होने से कोई रोक नहीं पा रहा था। लिहाजा इस हार के बाद इनको शुजाउद्दौला साहब को इलाहाबाद ट्रीटी होती है, जिसके तहत बहुत सारी ऐसी चीज़ें अंग्रेज़ों ने इनके सामने रख दी, जिसको उनको मानना पड़ा, जिसके ज़रिए उनको मौका मिल गया अपनी बात को मनवाने का। आसुद्दौला साहब का वक्त आया चौथे गवर्नर के रूप में, उसके अलावा सआदत अली ख़ान साहब का वक्त आया। तो उसमें 5 गवर्नर और 5 बादशाह तक, यानी सआदत खान से लेकर सआदत अली ख़ान तक, ये 5 गवर्नर हमारे रहे थे मुग़ल एम्पायर के अंडर पीरियड में। तो अंग्रेज़ों ने इसको किसी भी तरीके से उरूज पाने की कोशिश नाकाम करते रहे।
तो उसमें जो है फिर भी इन नवाबों ने ऐसी चीज़ों की यहाँ पर तामीरात कराई जिसके ज़रिए आज अवध को पूरी दुनिया में जाना जाता है। कि जैसे कि जो आपका यहाँ पर छतर मंदिर कहलाती थी, जिसे हम लोग CDRI कहा करते थे, ये भी मौजूद है हज़रतगंज के अंदर। उसके अलावा आपके शुजाउद्दौला साहब ने फैज़ाबाद में गुलाबबाड़ी बनवाई। ये सब एकता को मिसाल देने के लिए बनवाई गई थी, हिंदू मुसलमान की एकता पर। नवाब आसुद्दौला साहब को नुमाया काम रहा कि यहाँ पर शियाइज़्म को उन्हें उरूज देने के लिए एक बड़े इमामबाड़ी की तामीर कराई, जो इमाम को यानी आप जानते ही मंसूब है अवतार से, बाड़ा माने घर होता अवतार घर। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके नवासे इमाम हुसैन हुआ करते थे, जिनको करबला के मैदान में जो उस वक्त का यजीद हाकिम था, जो अल्लाह का एक तरीके से कह सकते हैं दुश्मन था, अल्लाह के कानून को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने अपनी शहादत का नजराना पेश किया और ता क़यामत के लिए इसको ज़िंदा कर दिया। कि जिसके ज़रिए जोश मलियाबादी में एक शेर कहा कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। उसी सिलसिले से बड़ा इमामबाड़ा जब बनाया गया, वक्त था उस वक्त लोगों की मौत वाक़ हो रही थी भुखमरी के ज़रिए, लेकिन बरकत ऐसी ही थी इस इमामबाड़े के बनने से कि लोगों को रोज़गार मिला, ज़िंदगी खुशहाल हुई, लोगों की मरना बंद हो गया। खुश होकर लोग वहाँ नवाब आसुद्दौला साहब को कहा करते थे कि जिसको ना दे मौला उसको दे आसफुद्दौला। और नवाब साहब को नाराज़गी हुई इस बात पर, उन्होंने कहा था कि जिसको दे मौला तो उसको क्या देगा आसफुद्दौला, देता तो ज़ाते इलाही है। खैर ये अपना काम चलता रहा। सादत अली ख़ान साहब ने भी 5वें गवर्नर के रूप में नुमाया काम अंजाम दिया। अवध की लामा टीनियर की जो बिल्डिंग बनी हुई है इन्हीं की बेगम के नाम पर बनाई गई थी। दिलकुशा गार्डन बनाया और इनके द्वारा इन्होंने बनवाया था यहाँ पर मूसाबाग के जंगल में एक फोर्ट, जिसको 1857 की लड़ाई में मसमार किया गया। सादतगंज का एरिया खूबसूरत बनवाया। नवाबों ने काम नुमाया अंजाम देने के बाद जब पहले बादशाहत के रूप में सादत अली ख़ान साहब के बेटे गाज़ीउद्दीन हैदर साहब को बनाया गया, तो गाज़ीउद्दीन हैदर साहब ने बड़ी ही होशियारी के साथ ब्रिटिशर की पॉलिसी को समझते हुए अवध को एक उरूज पर पहुँचाने के लिए अच्छे कामों को अंजाम देना शुरू किया। उसी सिलसिले से हज़रतगंज बनाया और एक बिल्डिंग बनाई प्रॉफेट मोहम्मद साहब के जो दामाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम कहलाते हैं उनके नाम पर, जिसे शाह नजफ़ के नाम से जाना गया। अब यहाँ मुहर्रम का जो आगाज़ हो चुका था उस वक्त में आसफुद्दौला साहब के वक्त से, तो उसको 40 दिन तक जो मनाया जाता था गाज़ीउद्दीन हैदर साहब ने बढ़ाया। उसी के बाद इसको 2 महीना 8 दिन तक के लिए इनके बेटे नसीरुद्दीन हैदर साहब ने बनाया, जिनकी ख़ब्र जो है लखनऊ के डालीगंज शिया कॉलेज के पीछे वाक़ करबला नसीरुद्दीन में मौजूद है। उसके बाद मोहम्मद अली शाह साहब आए, जिन्होंने 1842 में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर एक इमामबाड़ा तामीर कराया, जिसे छोटे इमामबाड़े के नाम से जाना गया, जो आज लखनऊ की शान कहलाता है। ये बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा, और इन्हीं दोनों इमामबाड़ों के दरमियान मुहर्रम की पहली तारीख को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर उठने वाला ताज़िया है, जो बड़े इमामबाड़े से शुरू होकर छोटे इमामबाड़े तक हमेशा आता है। तो मुहर्रम को इसी के ज़रिए, यानी अगर हम कह सकते हैं कि लखनऊ के ज़रिए ही जो अदब का गहवारा कहलाया, उसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पहचानने की पूरी कोशिश अच्छी तरीके से करता चला आ रहा है। तो इसकी ज़िंदा मिसाल यहाँ का मुहर्रम कहलाता है। ये जो आप मेरे पीछे इस वक्त देख रहे हैं, इसे शाही तालाब के तौर पे जाना गया है। शाही तालाब उस वक्त के तीसरे बादशाह मोहम्मद अली शाह साहब हमारे गुजरे, जिन्होंने वक्त को मद्देनज़र रखते हुए 1842 में इसकी तामीर कराई थी। क्योंकि वो वक्त ऐसा हुआ करता था, पानी का इस्तेमाल बड़ा मुहाल हुआ करता था, पानी का कोई सोर्स नहीं हुआ करता था। तो उसी सिलसिले से इन्होंने इस तालाब का जो है बनवाया था। उसके अलावा यहाँ पर कुएँ बहुत बनवाए थे। एक और मेरे पीछे आप अगर बिल्डिंग देखेंगे तो इसको सतखंडे के नाम से दुनिया आज जान रही है। सतखंडा असल में बताते हैं कि मुसलमान मज़हब के अंदर जो हमारा साल शुरू होता है वो चाँद के ज़रिए शुरू होता है। मैं ख़ास तौर से शिया में कहूँगा कि मुहर्रम का जो महीना शुरू होता है वो चाँद देखकर ही शुरू होता है। तो इसलिए मोहम्मद अली शाह साहब उसको निशानी के तौर पर सतखंडा बनवा रहे थे, चाँद की निशानी के तौर पर, लेकिन इत्तेफाक से उनकी मौत वाक़ हो गई थी, तो वो पूरा बन ना पाया था। 4 खंड बन पाए थे, लेकिन आज जिसको सब सतखंडा ही कहते हैं। डाकी और मेरे पीछे अगर आप जो एरिया देख रहे हैं तो ये करबला इराक़ के अंदर जो जगह वाक़ है, इमाम हुसैन और मौला अब्बास के रौज़े के दरमियान की जो जगह कहलाती है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो बड़े इमामबाड़े से छोटे इमामबाड़े तक के जगह को हम लोगों ने हुसैनाबाद के नाम से मंसूब किया है। यानी हुसैन जिसको आबाद रखे उसे हुसैनाबाद कहते हैं। तो ये भी मोहम्मद अली शाह साहब और आसफुद्दौला साहब की मेहनतों का नतीजा है, जिसको हम लोग आज देख रहे हैं। अब मोहम्मद अली शाह साहब के बाद अमजद अली शाह साहब उनके बेटे हुए थे, उन्होंने भी बड़े नुमाया काम अंजाम दिए। उनका सबसे बड़ा ये काम हुआ करता था कि
उस वक्त में आले गुफरान माब साहब जब तशरीफ़ ला चुके थे ईरान से, तो उनके ज़िम्मेदारी सौंपते हुए उन्होंने तकरीबन 30 लाख रुपए सालाना के तौर पर दिया कि आप इसको शिया मज़हब को फैलाने के लिए इसको खर्च कीजिए। तो उसमें काफ़ी कुछ बढ़ावा मिलने लगा और शियाइज़म को जो है काफ़ी मदद मिली इस चीज़ से। तो नुमाया काम अंजाम दिया था। वाजिद अली शाह साहब अमजद अली शाह साहब के बेटे हुआ करते थे। 10 साल तक इनको हुकूमत करने का हालांकि मौका मिला, 1847 से लेकर 1857 तक। तो पूरी कोशिश इनकी यही रही थी कि एकता को हमेशा कायम रखा जाए, जिस चीज़ को अंग्रेज़ नापसंद करते थे, क्योंकि पॉलिसी उनकी हमेशा रही थी कि डिवाइड एंड रूल की। तो सारी चीज़ें उन्होंने कोशिश की इनको बदनाम करने की, कि इनकी 365 बीवियाँ थीं, रंगरलियाँ मनाते थे और चेस के बहुत बड़े ये खिलाड़ी हुआ करते थे। जो भी कर सकते थे उन्होंने किया है। आज ना जाने कितनी ऐसी किताबें मौजूद हैं। मसूद हसन खान साहब की किताबों में भी इस चीज़ का जिक्र मौजूद है कि अंग्रेज़ों ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी उनको बदनाम करने के लिए। लेकिन ये अल्लाह का वादा है, जिसको वो इज़्ज़त देना चाहता है वो उसको इज़्ज़त देता है, क्योंकि इसमें कहा ही गया है कि व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा। बेशक अंग्रेज़ तो नाबूद हो गए यहाँ से, लेकिन आज वाजिद अली शाह साहब के नाम लेने वाले हर कोई यहाँ पर मौजूद हैं, उनका ज़िक्र हो रहा है, दुनिया उनको जान रही है। तो खैर उन्होंने अपना नुमाया काम अंजाम दिया और 1847 से लेकर 57 तक उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम अंजाम दिए जो आज भी जारी हैं, जिसमें कि सबसे बड़ी बात ये थी कि वाजिद अली शाह साहब ने एक ऐसा काम शुरू किया जिससे लाखों गरीब लोग जो आज रोज़गार से जुड़े हुए हैं, जिसको हम चिकनकारी बोल सकते हैं, उन्होंने ही शुरू की थी, जिसके ज़रिए लाखों लोगों के घर के चूल्हे जल रहे हैं, लाखों परिवार चल रहे हैं। तो हिंदू मुसलमान की एकता पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था। बसंत पंचमी के त्यौहार को नाम मिला था यहाँ से ही गंगा जमनी तहज़ीब का। 5 बड़े मंगल जो हनुमान जी के नाम से यहाँ पर बताए जाते हैं वो उन्होंने ही शुरू किया था। एक हनुमान मंदिर की इन्होंने निर्माण कराया था लखनऊ के अलीगंज एरिया के अंदर। तो वाजिद अली शाह साहब ऐसे बादशाह गुजरे जिन्होंने हमेशा कोशिश की हिंदू मुसलमान की एकता पर। लेकिन लॉर्ड डलहौज़ी जो कि गवर्नर जनरल उस वक्त हुआ करता था, उसने इनको पसंद नहीं किया और बैड गवर्नेंस का इल्ज़ाम लगाकर इनको गिरफ़्तार करा लिया था। तो हालांकि कहा तो जाता है ये कि वाजिद अली शाह साहब को पेशकश की गई थी लॉर्ड डलहौज़ी की तरफ से कि 15 लाख रुपए आपको मैं दूंगा, 3 लाख आपके काम करने वालों के होंगे और 12 लाख आपके और आपके ख़ानदान के होंगे। तो वाजिद अली शाह साहब ने इस चीज़ को इनकार कर दिया था और कहा था कि ऐसा है कि हम लोगों ने यहाँ पर हुकूमत की है तकरीबन 1722 से 57 तक, 1857 तक। अब आपकी ज़िम्मेदारी है, आप आवाम को संभालें, मुझे आपकी पेशकश नामंजूर है। तो यही कुछ बातें हुआ करती थी जिसकी वजह से लॉर्ड डलहौज़ी ने इनको विलियम फोर्ट में गिरफ़्तार करवा के रखा था। 1856 से लेकर अपना मुकदमा पेश करने गए थे कलकत्ता, तो वहाँ इनको गिरफ़्तार कर लिया था। 1856 में गिरफ़्तार हुए, उसके बाद 57 में यहाँ पर म्यूटनी स्टार्ट हो गई थी। तो म्यूटनी में जब ये जेल में मौजूद ही थे विलियम फोर्ट में कलकत्ता की, तो उनकी बेगम थी बेगम हज़रत महल साहिबा, जिन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया था, लड़ाई लड़ी थी, जो तारीख़ के अंदर मौजूद है। कुल मुख्तसर अगर बात कही जाए तो मुखालिफिन ने बहुत कोशिश की अवध को तबाह बर्बाद करने के लिए, लेकिन आज भी जब नेक काम आदमी कोई करता है तो उसको बका को बाकी कर रखने के लिए अल्लाह तबारक ताला जो है उसकी हिफाजत करता है। तो आज भी वो चीज़ें मौजूद हैं जिनसे इनका नाम लिया जाता रहता है, चाहे बड़ा इमामबाड़ा हो, चाहे छोटा इमामबाड़ा हो, चाहे शाह नजफ़ हो, चाहे लामार्टिनियर हो, और भी दीगर इमारतें हों। आज ये जब तक बाकी रहेंगी तब तक इनका नाम लिया जाता रहेगा और इसी तरीके से हिंदू और मुसलमान की एकता भी वैसी कायम रहेगी, चाहे वो बसंत पंचमी का त्यौहार हो, चाहे वो बड़ा मंगल हो। क्लॉक टावर के बारे में आपको ये रहेगा कि 1882 में इसका जो है निर्माण हुआ था। जॉर्ज कूपर आए थे उस वक्त में गवर्नर होके, तो उनकी आमद के लिए, इस्तकबाल के लिए इसका जो है निर्माण कराया गया था। तो सर जॉर्ज कूपर कहलाते थे, तो उन्हीं के नाम पर ये रखा गया। देखिए भूल भुलैया लफ्ज़ तो ये आपकी जो पब्लिक है उसका दिया हुआ है। भूल भुलैया एक्चुअल में अगर आपको कहा जाए तो बताते हैं कि जो जगह भूल जाए आदमी उसको कहते हैं भूल भुलैया। तो हालांकि इसका कोई वजूद नहीं है। भूल भुलैया का मकसद था बड़े इमामबाड़े का बनाने का, जो असल वो था आर्किटेक्ट को शो करना। और उनके एक ईरानी आर्किटेक्ट हुआ करते थे आसफुद्दौला साहब के, जिनको किफ़ायतुल्लाह ईरानी के नाम से जाना जाता है। तो किफ़ायतुल्लाह ईरानी साहब ने इसको इस तरीके से आर्किटेक्ट किया था
कि हवा के जो प्रेशर होता है उसके ऊपर उसको छत को रोका गया था, जो कि हालांकि ये साबित है कि एशिया की सबसे लंबी छत कहलाती है जिसको सपोर्ट बेस पे कोई पिलर नहीं है। वो यही दरवाजे हैं जो भूलभुलैया के दरवाजे कहलाते हैं जिसमें से हवा का गुज़र होता है। अगर मैं एक लफ्ज़ में ये कहूँ कि इन सब का सबब एक चीज़ था कि अल्लाह तबारक तआला को पहचानवाना। मैं उसको कमोबेश नहीं समझूंगा कि हवा जो एक ऐसी शय है जो दिखाई तो नहीं देती है लेकिन वो मौजूद होती है। बस उसी तर्ज के ऊपर उन्होंने उसको बनवाया था कि इस हवा के दबाव के ऊपर जो है छत को रोकेंगे, दिखाई तो नहीं देगी लेकिन रोके रहेगी। बेसिकली इमामबाड़ा है और इमामबाड़े में जहाँ पर अल्लाह का नाम लिया जाए उसी के पर्पज़ को मद्देनज़र रखते हुए इसको बनाया गया है। इन्होंने कभी अपने लिए कोई महल नहीं बनाए, इन्होंने हमेशा इमाम बारगाहें बनाई, अपने आप को वहीं सुपुर्द करा। उनके इंतकाल के बाद उन्होंने अपने आप को वहीं दफन कराया ताकि जब तक उनका नाम लिया जाता रहे तब तक इनको मग़फ़रत भी होती रहे। ये सबसे बड़ी इनकी कामयाबी है नवाबीन अवध की। उम्मीद करता हूं कि आपको हेरिटेज टाइम्स का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई शिकायत है या अगर आपकी कोई सजेशन है या अगर आपकी कोई सलाह है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए दें हमें इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।